कितनी बार भी कह लूं बट तुम लोग 9 बज गया और अभी केवल 14 लोग आए हैं। स्क्रीन विजिबल है? Is this visible? Okay. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। आपका ऑलमोस्ट सेकंड यूनिट हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। कुछ मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ रह नहीं गई है जो डिस्कस की जाए, ठीक है। तो बाकी कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल जैसे PL/SQL का ब्लॉक वगैरह वो आप देख के समझ जाएंगे, उसमें कुछ इतना डिस्कस करने लायक है नहीं। और अगर हेलो, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ रह रही है इंडेक्स में, वो मैं करवा दूंगा, मतलब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा सेशन से पहले। बट अभी हम लोग थर्ड यूनिट में मूव करते हैं और सेकंड यूनिट में ऑलमोस्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। सो एक बार थर्ड यूनिट की शक्ल देख लें कि हम लोग को क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग आगे फिर डिसाइड उसमें उसी तरीके से बढ़ते हैं। ठीक, कोशिश है सेकेंड यूनिट थोड़ा जल्दी ख़त्म की जाए ताकि थोड़ा हम लोग को और टाइम मिल जाए। बट नहीं समझ में आएगा तो धीरे ही चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो बेसिकली जो थर्ड यूनिट में पढ़ना है हम लोगों को वो है नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है आपके वाइवा, इंटरव्यू, बहुत सारी जगहों पे कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे आप टेबल की रिडंडेंसी रिमूव करते हैं। रिडंडेंसी रिमूव करने का क्या मतलब है? रिडंडेंसी करने का कहने का मतलब है, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बोलने का क्या मतलब है? रिमूव करने का मतलब कि हम सेम डेटा को हमें बार बार नहीं लिखना पड़े। इस चीज को रिमूव करना ही आपका कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। मतलब नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें आप ये काम करते हैं। क्लियर है बात? तो आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, सो नॉर्मलाइजेशन इज अ वे by which you can remove the redundancy of the table। ओके, जो भी आप टेबल बना रहे हो। सो देखो, आपने फर्स्ट यूनिट में आपने क्या समझा? फर्स्ट यूनिट में आपने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, और बेसिक इंट्रोडक्शन समझने के बाद कितने लोग आ गए पहले चेक करें। ओके, 22 लोग अभी तक आए हुए हैं मुझे लेके, और इसमें सर ऐड होंगे लैब वाले। ओके, और अनूप क्लास नहीं कर रहा है, मैंने पूछा था, शायद कोई बताया नहीं मुझे, किसी को पता है क्या? ओके, तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन की। सो फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, और उसका ये देखा कि ईआर मॉडल कैसे बनाते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर ईआर मॉडल बना रहे हैं तो उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कितने टाइप के मॉडल हो सकते हैं। तो उसमें आपने 3-4 मॉडल देखे थे। एक्सएमएल हो गया, या बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, नेटवर्क हो गया, ग्राफ, ट्री, ये सारे हम लोगों ने मॉडल वहाँ देखे थे। उसमें से एक मॉडल ईआर मॉडल था। उसको हम लोगों ने डिटेल में समझा, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। माइक ऑफ करो भाई, किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करिए। जफर माइक ऑफ करो, ध्यान रखो बेटा। ओके, नेक्स्ट इन द सेकेंड यूनिट हमने क्या करते हैं? हम रिलेशनल टेबल बनाते हैं, मतलब रिलेशनल मॉडल बनाते हैं। जो ईआर डायग्राम हम अब तक बना चुके हैं उसके बेस पे हम अपनी टेबल डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी टेबल्स आर गोइंग टू बी
बी देयर। ओके, नेक्स्ट टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब एक मॉडल में जब हमने टेबल बना लिया तो एसक्यूएल की हेल्प से उस टेबल को फिजिकल एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने ईआर डायग्राम बनाया, ईआर डायग्राम से आपने समझा कितनी टेबल बनेगी, फिर एसक्यूएल से क्या कर रहे हैं आप उस टेबल को बना रहे हैं। अब यहाँ पर आता है काम नॉर्मलाइजेशन का, कि जैसे आपने टेबल को डिसाइड तो कर लिया कि इतनी टेबल बनेगी और ऐसे ऐसे काम होगा, बट उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में, मतलब टेबल बनाने के प्रोसेस में हमको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या जो हम टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स बना रहे हैं या नंबर ऑफ रो इंसर्ट कर रहे हैं तो हम सरप्लस तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमको जबरदस्ती नीड नहीं है और हम उसी डेटा को 4 बार 5 बार एंटर कर रहे हैं। सो रिडंडेंसी रिमूव करना हमारे टेबल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में। सो यहाँ पर देखो डेटाबेस डिजाइन और नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, शायद कम है, अब ठीक होगा मे बी। सो अब आप देखिए जरा सा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमको समझना पड़ेगा, मतलब हमको प्रोसेस समझने के लिए, नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस समझने के लिए ये जो टर्म है स्पेशल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसमें से नॉर्मल फॉर्म समझेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपके दिमाग में बन जाएगा तो आपको सब्जेक्ट समझना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। ओके, सो अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोगों से ये करनी थी कि बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हैं। देखिए, जो अभी आपका फर्स्ट फेज है, मतलब ऐसा बहुत वो मत हो जाओ कि हमें जल्दी से एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेना है कि क्या बनाना है। मेरी बात समझो, हाँ, मतलब जल्दी का मतलब ये नहीं कि दिसंबर तक यही करते रहो, बट आप इस पे जितना ज्यादा सोचें, क्योंकि आपको ये टास्क सबसे पहले करना है कि आप उसका ये समझ पाए कि क्या वो वाकई बन पाएगा। तो उसके साथ हमें जो टेक्निकल चीजें चाहिए, जैसे उसके साथ कौन सी एपीआई लगेंगी या किस प्लेटफॉर्म पे किस टेक्नोलॉजी पे उसे बनाना है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। मतलब अभी हम जल्दी जल्दी में कोई प्रोजेक्ट उठा लें बट हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज किसी भी सॉफ्टवेयर की जो होती है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो चलो बाद में भी करना है, पहले प्रोजेक्ट डिसाइड हो जाए। तो प्रोजेक्ट भी डिसाइड करने के लिए चीजें आप समझ लीजिए कि आप जो सोच रहे हो वो फिजिबल है कि नहीं बनाना। क्लियर है? नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी में कुछ उठा लेते हैं और उसके बाद वो फिजिबिलिटी में फंस के और वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाता है। तो आप इस चीज को पहले डिसाइड कर लें, आप जो भी टेक्नोलॉजी या टूल यूज करने जा रहे हैं कि वो आपको वो ये काम सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब उसके करस्पॉन्डिंगली सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उसके करस्पॉन्डिंगली उसमें एपीआईज हैं कि नहीं, जो आप अब एग्जैक्टली वो नहीं पता चलेगा बट थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। जैसे कि बात करूं कि मुझे वैसे पाइथन में तो मोस्टली सब कुछ मिल ही जाएगा, अब तो सारी लाइब्रेरी इतनी रिच है। क्लियर बात? तो ये एक बात थी दिमाग में, क्योंकि कई सारे बच्चों का क्वेरी था इसके रिगार्डिंग। ओके, तो हम लोग अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, लौटते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हमको नॉर्मलाइजेशन में समझना पड़ेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। मैंने आपसे कहा कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए कि हाँ साहब ये नॉर्मल है, ये नहीं है नॉर्मल, ये इस वाले नॉर्मल फॉर्म में है, तो हमको एक टर्म समझना पड़ेगा बहुत बेसिक, विच इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये बात अभी मैं आपको समझाऊंगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। उसके बाद हम लोग 3-4 टाइप का नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। मतलब पहले जैसे कहते हैं ना कि मतलब उस पर्टिकुलर टेबल को कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन में लाने के लिए अलग अलग फेजेस हैं। जैसे पहला नॉर्मल फॉर्म लगा दिया तो कुछ रिडंडेंसी रिमूव हो गई, अगला सेकंड नॉर्मल फॉर्म लगा दिया तो और रिडंडेंसी रिमूव हो गई, टेबल और बढ़िया हो गई। तो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए तुमको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। पहले पहले फर्स्ट में आएगी, फिर सेकंड में उससे अच्छी हो गई, थर्ड में उससे भी ज्यादा अच्छी हो गई, फिर फोर्थ में उससे भी अच्छी हो गई और फिफ्थ में सबसे अच्छी हो गई। मेरी बात आप समझ गए होंगे। सो दीज आर द स्टेप्स, ऐसा आप समझ सकते हैं, बट बहुत लोग इसको टाइप्स भी बोलेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम था, याद करो, तो हम लोग बैच पढ़े, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़े, फिर टाइम शेयरिंग पढ़े, फिर अलग अलग हम लोगों ने इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। तो कहने को तो वो टाइप्स हैं, बट अगर आप देखोगे तो क्या है, वो एक के बाद एक आया हुआ है, इवोल्यूशन है उसका। तो इसी तरीके से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले आया, फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर और कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की टेबल बनेगी, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बनेगी। जैसे नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब टेबल को ऐसा करना कि उसमें से रिडंडेंसी रिमूव हो जाए और हम बोले हाँ ये परफेक्ट टेबल बनी है, इसी तरह टेबल बनेगी। मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ये सब डिसाइड करना हमारा हो जाए। ओके, टेबल का नेम डिसाइड करने के बाद, उसमें नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करने के बाद ये चीज डिसाइड करना कि हाँ जितने नंबर ऑफ कॉलम ही रहेंगे इस टेबल में, ये चीज नॉर्मलाइजेशन। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी तक किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो या किसी बात में दिक्कत हो तो वो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, कितने आ गए? 29। भाई बहुत बेकार तुम लोग का अटेंडेंस, बताओ
चलिए कोई बात नहीं। सो यहाँ पर आप देखिए 8 लिखा हुआ है, ये 8 नहीं होगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी समझनी है, फिर समझना है नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फिर नॉर्मल फॉर्म के बाद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और फोर्थ और फिफ्थ भी होती है, बट उसकी थर्ड के बाद एक आता है BCNF। BCNF नॉर्मल फॉर्म मतलब बाय कॉर्ड, ये साइंटिस्ट का नेम है, और उसके बाद नॉर्मल फॉर्म। फिर हम लोग और थोड़ी चीजें समझेंगे कि टेबल को अगर हम लोग आपस में ब्रेक कर दें, मतलब बड़ी टेबल को छोटी टेबल में तोड़ दें, तो क्या डेटा लॉस होता है कि नहीं, ये चीज में पढ़नी है। ओके, तो हम लोग इस यूनिट को अब स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक आइडिया आप समझ गए होंगे कि इस यूनिट में हम करने के वाले हैं। इस यूनिट में हम ये समझने वाले हैं कि अगर आपके पास जो टेबल है वो वाकई पूरी तरह नॉर्मलाइज है कि नहीं, मतलब अगर वो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर रिडंडेंट डेटा आने वाला है। तो ये चीज करना जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके डन। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। आई एम अगेन सेइंग कि किसी के मन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एसक्यूएल वाली पीपीटी सब लोग बेटा जरूर डाउनलोड कर लेना, नहीं तो फिर बाद में ढूंढते हो तुम लोग। अब देखिए मैंने आपसे कुछ ऐसे सबसे पहले समझाया कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ लें। अच्छा, पीपीटी नोट्स दोनों एक ही तरह का है, जैसे अभी तक भी रहा है सेकंड इसमें फर्स्ट यूनिट में, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो आप देख ले जरा, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, फिर कुछ रूल्स होते हैं उस रूल्स को पढ़ेंगे, और रूल्स पढ़ने के बाद हमको समझेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कितने टाइप की हो सकती है। फिर ये देखो नॉर्मलाइजेशन शुरू हो जाएगा, 1NF 2NF 3NF, और इसके बाद धीरे धीरे आप समझते जाएंगे कि चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा है to control the redundancy of data and to preserve consistency of data। मतलब अगर दो डेटा आ भी रहा है तो वो कंसिस्टेंट हो, और बेसिकली तो हमारा यही है कि रिडंडेंसी को रिमूव करना। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? व्हेन अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन मोर देन वन प्लेस इन डेटाबेस। ऑब्वियसली बात है कि सेम डेटा को 10 जगह क्यों स्टोर कर रहे हो, 10 जगह स्टोर नहीं करना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप बात को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोगों ने ऐसा किया कि लेट अस सपोज आपने दो टेबल बनाई, बेटा सुनना ध्यान से, ठीक, एक स्टूडेंट की टेबल बनाई और दूसरी आपने डिपार्टमेंट की टेबल बनाई। तो अभी हम लोग सोचते हैं केवल स्टूडेंट की टेबल है, तो स्टूडेंट की टेबल है तो क्या होगा, जैसे तुम लोग 47 हो तो 47 रिकॉर्ड स्टूडेंट के आ गए। अब ये भी सोचो कि स्टूडेंट टेबल में ये भी कॉलम है जो मैं बोलने वाला हूँ, HOD नेम, नंबर ऑफ रूम्स इन द डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स, ऐसे समझो कि 4 कॉलम है। तो अब 47 टाइम, बात ध्यान से समझिएगा, 47 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, 47 टाइम, क्योंकि उसी टेबल में, स्टूडेंट टेबल में ही आपका HOD नेम और नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल अगर है, तो 47 टाइम आपको बार बार ये बात लिखनी पड़ेगी। मेरी बात समझिएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक दूसरी टेबल बनाएं डिपार्टमेंट नेम की, जिसमें एक बार में ये बता दें कि देखो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के HOD ये है, रूम नंबर इतना है, कुर्सी इतनी है, चेयर इतनी है, टेबल इतनी है। बात सही है? तो आप अब क्या करना पड़ेगा, अब बस हर बच्चे के आगे ये लिखना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है। तो आपका जो, जैसे मान लो अगर हर डेटा 2-2 बाइट ले रहा था, तो पहले आपने 4 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, तो 2 into 4 8 बाइट आपको हर बार ज्यादा स्टोर करनी पड़ रही थी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बट अब क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल हर बच्चे के आगे एक बार लिखना पड़ेगा 2 बाइट। और यहाँ पर जो सेकंड वाली टेबल है उसमें हमने कितनी बार लिखा होगा, जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट उतनी बार केवल इन्फॉर्मेशन लिखा होगा कि X डिपार्टमेंट, Y HOD, इतना नंबर ऑफ चेयर, इतना नंबर ऑफ टेबल। क्लियर बात? तो मेरी बात आप समझ पाए होंगे। तो यही जो रिडंडेंसी ऑफ डेटा है, मतलब एक ही डेटा को हम 10 बार रख रहे थे टेबल में, बार बार HOD का नेम रख रहे थे, बार बार चेयर और बार बार टेबल का डेटा रख रहे थे, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। बेटा हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है? मेरी बात कुछ नहीं समझ में आ रही हो। ओके, जूम हो गया, आप शायद दिख रहा हो। सो डेटा रिडंडेंसी occur when a piece of data is stored in more than one place in database. If the content of that piece of data is changed to particular value, then it is necessary to ensure that every copy of the same piece of, आप बताइए इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं आगे? अच्छा लिखा ही है, छोड़ो। तो वही बात लिखी हुई है कि हमको डेटा को क्या करना पड़ता है, कंसिस्टेंट करना पड़ता है। मतलब एक डेटा अगर 10 जगह आ रहा है तो उसकी वैल्यू लेकिन कंसिस्टेंट हो, ये बात आप जरूर अश्योर कर ले। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटा कंसिस्टेंसी। इफ सम but not all copies of piece of data are changed,
to the same value the data is said to be inconsistent. ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेटा सेम नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंसी। अब आते हैं भाई साहब फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन को हम बाद में समझेंगे ही समझेंगे, पहले आपको जिस तरह मैं बता रहा हूं आप समझिए। गिवन अ रिलेशन, एक रिलेशन आर दिया, उसमें दो कॉलम है, ठीक। ये जो ए और बी है ये दोनों कॉलम है। हम कह रहे हैं ए इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग बी, मतलब ए डिटरमाइन कर रहा है बी को। कब? ए बी को तब डिटरमाइन करता है, कब करता है देखना जरा। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक। देखो यहां पर क्या है, यहां पर नेम है और यहां पर कॉन्टिनेंट है। चलो ये टेबल ठीक है, एक और टेबल देखते हैं। वेट, चलो देखो जूम कर रहा हूं मैं। उसमें एक्चुअली थोड़ा सा आईडी वाला इशू था, आईडी ने क्लियर थी इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। अब आइए जरा से देखिए, यहाँ पर एक कॉलम है ISBN और एक कॉलम है आपका टाइटल, ऑथर नेम, ऑथर फोन नंबर, पब्लिशर नेम, पब्लिशर फोन नंबर एंड प्राइस। ओके, अब जरा एक बात समझिएगा आप कि इसमें से हम किसको प्राइमरी की ले सकते हैं। ऑब्वियसली बात है ISBN जो नंबर है जो बुक पे पड़ा होता है वो सबका लिए डिफरेंट होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पर चूज करें तो ज्यादा बेहतर है। ISBN को हम लोग चूज करते हैं एज अ प्राइमरी की। अब बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पहले एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल से हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे, अदरवाइज डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो, समझ में सब कुछ आ जाएगा, बट पहले एग्जांपल देख लेते हैं। सो हम बोल रहे हैं कि ISBN जो है, जो आपका प्राइमरी की होता है, वो सारे के सारे जितने भी कॉलम है टेबल के उनको डिटरमाइन करता है। बात को समझिएगा, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे यहां पर जो भी ISBN लिखा है, ध्यान से सुनो बेटा, जो भी ISBN लिखा है, अगर हम लोग इस ISBN को रिपीट करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ये ISBN आपका रिपीट हुआ इस किसी रो में, तो यहां पर अगर बलून लिखा है तो वहां पर भी बलून लिखा होना चाहिए। बड़े नंबर को अगर मैं मिनिमाइज कर लूं, लेटेस्ट 1 हो गया, इसको मैं 2 कर दे रहा हूं, इसको मैं 3 कर दे रहा हूं। भाई प्राइमरी की है ना ISBN, मैं सबसे बता रहा हूं कि प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की है तो सारी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप 1 को दोबारा लिखेंगे, भाई किसी बच्चे की अगर तुमने आईडी दोबारा लिखी टेबल में, तो उसमें नाम क्या आएगा, नाम उसी बचेगा। जैसे किसी का रोल नंबर 18 है, मुझे नहीं पता किसका है रोल नंबर 18, तो जिसका भी रोल नंबर 18 है, उस 18 वाले रोल नंबर के आगे उसी बच्चे का नाम आएगा। से एक रो इंसर्ट की, तो रो इंसर्ट करने पर अगर तुम इस 1 को रिपीट कर रहे हो, बात को समझिएगा, तो तुमको टाइटल को भी रिपीट। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नेटवर्क गया था। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, ओके ओके ओके, थोड़ी ब्रेक हो रही है, ओके अच्छा। चलो फिर मैं, अगर ऑडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं दूसरे नेटवर्क पे इसको स्विच कर दूंगा। ओके, तो मेरी बात आप समझिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बेवजह इतना कॉम्प्लिकेटेड कर, मैं आपसे बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर आप
किसी कॉलम को रिपीट करते हैं और उसके साथ साथ वो वैल्यू भी रिपीट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलम क्या करता है, इसको डिटरमाइन कर रहा है। मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्लियर। जैसे अच्छा देखो, मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं, उल्टा क्या नहीं बोल रहा हूं कि अगर मैं बलून को फिर से यहां पर लिखूं तो हो सकता है एक बलून कोई हो भाई, अगर आप लोग रोल नंबर रखते हो अपना उसको प्राइमरी की को, तो रोल नंबर अगर रिपीट होगा तो बच्चे का नाम भी रिपीट होगा, मतलब 18 रोल नंबर वाला बच्चा तो वही है। बट जैसे अपने यहाँ पे बात करें शायद 2 या 3 अमन है ना, अमन को है कि आशीष को 2-3 है, तो अमन 2 होने का क्या मतलब हुआ, अमन 2 होने का ये मतलब हुआ कि अमन अगर आप रिपीट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि उसकी आईडी भी रिपीट हो। मेरी बात आपको क्लियर है? अगर आप अमन को रिपीट कर रहे हो, नेम को रिपीट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि वो वही रोल नंबर वाला बच्चा हो। क्लियर है बात? तो अगर आप रोल नंबर को रिपीट करेंगे तो आपका अदर कॉलम भी उसी हिसाब से रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलम इसको डिटरमाइन कर रहा है। उल्टा नहीं बोल रहे हैं, टाइटल डिटरमाइन आईएसबीएन नहीं कह रहे हैं, आईएसबीएन इज डिटरमाइनिंग टाइटल। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं किसी और तरीके से भी समझाने की कोशिश करूं। मतलब जो आपका प्राइमरी की है या कोई भी कॉलम, अगर उस कॉलम की वैल्यू को आप रिपीट करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली दूसरे किसी कॉलम में वैल्यू भी रिपीट होती है, तो आप ये बोलते हैं कि पहला कॉलम दूसरे को डिटरमाइन कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? प्लीज रिप्लाई। सर कोई और तरीका से भी एक्सप्लेन कर सकते दीजिए। अच्छा क्लियर, अनुग्रह को दिक्कत हो गई है, मयंक और फरहान ने लिखा क्लियर। मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं, मैं इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू को, बेटा ध्यान से सुनो, जैसे आपने कोई भी 2 कॉलम ले लिए, लेट अस सपोज आपने ले लिया टाइटल और आपने ले लिया ऑथर नेम, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मानना मत ऐसा, ठीक। तो आपने लिखा कि अगर टाइटल का नेम टेबल में दोबारा रिपीट होगा, मतलब दूसरी रो में भी सेम टाइटल का नेम लिखा है, तो ऑथर का नेम भी अगर दोबारा रिपीट होता है तो हम बोलते हैं कि टाइटल डिटरमाइन कर रहा है किसको, ऑथर नेम को। मतलब क्या हुआ कि इस टाइटल के लिए यही ऑथर नेम होगा हर बार। लेकिन उल्टा देखो, हो सकता है एक राइटर भाई एक से ज्यादा बुक लिखता हो, तो यहाँ पर जैसे तीनों के तीनों राइटर हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे तुम लोग के देखो टेक्निकल बुक्स भी आती है, तो क्या होता है, एक ही ऑथर है, वो डीएलडी की बुक लिखता है, वो सीओ की बुक भी लिखता है, मॉरिस मैनो की तुमको मिल जाएगी सीओ डीएलडी दोनों की बुक। तो अगर ऑथर नेम रिपीट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि बुक का नेम रिपीट हो, मेरी बात समझ रहे हैं। बट अगर आपने बुक का नेम रिपीट किया है, बलून बुक है, तो उसका जो ऑथर होगा सेम ही होगा। क्लियर है बात, समझ गए हो? जैसे वही है ना भाई, चेतन भगत कौन कौन सी नॉवेल लिखा है, जितनी जो भी लिखा है, एक तो 5 पॉइंट समवन और 3 इडियट वाली जो भी थी, तो अगर यहाँ पर 3 इडियट वाली आ गई तो चेतन भगत आएगा, बट अगर चेतन भगत आ गया तो 3 इडियट आए, ये बात जरूरी नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर बुक आएगी तो यहाँ पर कॉलम का नेम फिर से वही आएगा, बुक आपने रिपीट की, कॉलम का नेम रिपीट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द टाइटल इज डिटरमाइनिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू द टाइटल वी आर कंपेल्ड टू राइट द नेम ऑफ ऑथर। आई थिंक क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें? यस सर, बट अलग राइटर इंडिपेंडेंटली दिखाए तो सेम नेम 3 ऑथर पर दिखेगा ना सर। भाई साहब थोड़ा आसान भाषा में लिखिए, बट अलग अलग राइटर इंडिपेंडेंटली दिखाए। हाँ इंडिपेंडेंटली दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अरे चलो मैं हटा ही दूं यार, इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो, चलो हटाओ इसको, खुश हो जाओ तुम। ये लो, मेरे इस किताब को केवल एक आदमी ने लिखा है, उसका नाम स्लीपी है, ठीक है, जो भी था मैंने नाम हटा दिया। अब ठीक हो, अब खुश हो? अब बताओ अगर बलून दोबारा आएगा तो यहाँ पे कौन आ सकता है? भाई वो सेट ऑफ वैल्यूज थी, सेट ऑफ वैल्यूज में कंफ्यूज मत हो, भी एक एक वैल्यू लेके चलना है, बहुत आसान बात है यार, समझ में आ जाएगी। बलून अगर दोबारा लिखे स्लीपी आना चाहिए, बट अगर स्लीपी ऑथर नेम लिख दिया तुमने तो बलून आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि राइटर हो सकता है दूसरी किताब भी लिखा हो, बट किताब एक ही आदमी लिखा होगा, तो जितनी बार बलून आएगा ऑथर का नाम वही आएगा। सो वी से, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि टाइटल इज डिटरमाइनिंग ऑथर नेम, नॉट द ऑथर नेम डिटरमाइनिंग द टाइटल। क्लियर है बात? आई थिंक क्लियर होगी। रिप्लाई कर दो भाई। अमन सिंह समझ में आया बेटा, या फिर से कर एक बार और, दिन भर यही करते रहे? ओके यस सर, हर्ष का आ गया। और बताइए भाई, तुम लोग बात करते रहते हो, देखो क्लास में मना करता हूँ कि बात मत करो, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि बात करो, बोलो। ओके हाँ हाँ, सेट ऑफ वैल्यूज वाला बता देंगे बेटा, कोई उसमें दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं है, सेट ऑफ वैल्यूज बताने से भी मैं बच रहा हूँ, आप ऐसे समझो। सेट ऑफ वैल्यूज मेरी गारंटी है, समझा के छोड़ूंगा तुमको, बिना समझाए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अभी पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी समझने, अब आते हैं डेफिनेशन पे। देखो कितनी आसानी से तुम लोग को डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, इसीलिए मैं एग्जाम्पल लेके आया। सो हियर इज द डेफिनेशन, कहाँ गई? ये है, ये देखिए, ये है डेफिनेशन। गिवन अ रिलेशन आर टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब 2 कॉलम है, 2 एट्रीब्यूट बोलने का मतलब 2 कॉलम है ए और बी। वी विल से दैट एट्रीब्यूट ऑफ एस फंक्शनली डिटरमाइन
एट्रीब्यूट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू आर, किसी टेबल में कोई आर का, स्मॉल आर का मतलब होता है उस कैपिटल आर का, मतलब कैपिटल आर मतलब रिलेशन, स्मॉल आर मतलब उसकी एक रो, डिनोटेड बाई ए टेंस टू बी। कब बोलते हैं ऐसा? इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी टू टपल, ध्यान से समझना बेटा, फॉर एनी टू टपल, टपल फॉर T1 एक टपल, T2 उसका दूसरा टपल। अच्छा सॉरी, स्मॉल आर का मतलब होता है सेट, स्टेट ऑफ रिलेशन आर। देखो मैं जो बात बोल रहा हूं समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ठीक। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? कैपिटल आर का मतलब होता है स्केलेटन, क्लियर, स्कीमा। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर टाइम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आर, तो उसका स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंस। तो कैपिटल आर मतलब क्या हुआ? कैपिटल आर मतलब इंस्टेंस होता है, सॉरी कैपिटल आर मतलब स्कीमा होता है, स्मॉल आर मतलब इंस्टेंस होता है। यहां तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, कुछ बताया ही नहीं मैंने भाई, डिनोट करने वाली बात है। कैपिटल आर से क्या डिनोट करते हैं कि ये देखो ये हमारा स्कीमा है। स्मॉल आर से क्या मतलब होता है? किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उसमें जो वैल्यू होगी उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो हमने कहा ए डिटरमाइनिंग बी कब होता है? इफ एंड ओनली इफ आपके पास दो टपल ऐसे हो, दो टपल का मतलब समझ गए, दो टपल का मतलब रो, दो टपल कोई ऐसी हो, जैसे एक ये कोई टपल है, दूसरा कोई और टपल इसमें हो, किस तरह हो? द कंडीशन, व्हाट द कंडीशन इज देयर, द T1 ऑफ ए इक्वल टू T2 ऑफ ए, मतलब कि अगर बलून दो बार रिपीट हो रहा है, भाई बलून किस में रिपीट होगा? ए कॉलम में, ए कॉलम में अगर बलून की वैल्यू दो बार रिपीट हुई है, दो बार सेम हुई है, तो आपके बी कॉलम में भी वो वैल्यू दो बार रिपीट होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अगर ये देखो, यही जो मैंने आपसे बोला है, वही जो समझाया है भाई, कि बलून की वैल्यू यहां पे हाँ, अब आवाज शायद क्लियर होगी आपको। हाँ, अदिति ने लिखा है वो तो वैलिड ही नहीं है। अदिति ने देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया है ना, इसलिए अदिति ऐसा कह पा रही। हाँ, नॉट ऑडिबल क्योंकि नेटवर्क चला गया था, ठीक, ओके। तो अभी इसीलिए मैंने आपसे नहीं बताया, अनुग्रह ने जो पूछा, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पहले बता दें, फिर खुद ही पूछेंगे बताओ ये चीज पॉसिबल है या नहीं। वो तो एग्जाम्पल था, तो वो टेबल अभी नॉर्मलाइज नहीं थी, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, ओके। चलो, अब हम लोग यहाँ पर थे सर, फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे कौन? यस यस यस, बिल्कुल सही बात। तो फंक्शनली डिपेंडेंट ये होंगे, कौन डिपेंडेंट होंगे? फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, टाइटल डिटरमाइन कर रहा है किसको? ऑथर नेम को। सो टाइटल किसको डिटरमाइन करेगा? ऑथर नेम को। तो हम ये बोल रहे हैं कि बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन व्हाट? ए पर। बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ए के ऊपर। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू अगर रिपीट होगी, ध्यान से सुन लो बेटा, ए की वैल्यू अगर रिपीट होगी तो बी की वैल्यू भी रिपीट होनी पड़ेगी। अच्छा, अपने दिमाग से एक बात आप बताइए, चलो वो तो कोई पूछने का मतलब नहीं, वो मैंने आपको खुद बता दिया कि अगर बी की वैल्यू को आप रिपीट करेंगे तो जरूरी नहीं कि ए की वैल्यू रिपीट हो। क्लियर है बात? तो ए की वैल्यू को रिपीट करते हैं यहाँ पर। बलून अगर आपने दो टपल में एक कॉलम में दो बार बलून बलून लिख दिया, तो आपके लिए ऑथर नेम भी वही आना चाहिए जो पहले में आया था। दैट इज इफ a functionally determines A functionally determines B, then whenever two tuples R have the identical value in column A, तो हम ये बोल रहे हैं R का मतलब समझ लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जब टेबल में वैल्यू है, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को भी समझना सीखें ना, नहीं तो केवल आसान भाषा में पढ़ते रहेगा तो आगे बहुत स्टैंडर्ड किताब पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए जरूरी है इसको पढ़ना, ठीक है। तो अगर A आपके B को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर दो टपल में ए कॉलम में वैल्यू सेम है तो बी कॉलम में भी वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब रिपीट करनी चाहिए। बोलिए भाई, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आई या नहीं? सर बट टाइटल दो तीन
और कॉलम को डिटरमाइन कर रहे तो सारे ही फंक्शन, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही मेरा अगला क्वेश्चन ही था कि जैसे आप इसमें अगर टेबल में देखिए तो टाइटल जब भी आएगा, तो टाइटल के हिसाब से भाई एक बुक को एक ही पब्लिशर ने पब्लिश किया होगा तो इसके हिसाब से ये भी डिटरमाइन कर रहा होगा। टाइटल और किसको डिटरमाइन कर रहा होगा, फोन नंबर को डिटरमाइन, सॉरी पब्लिकेशन नंबर को डिटरमाइन कर रहा होगा। और जो टाइटल का एक बार प्राइस है वही दोबारा भी होगा। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका टाइटल है, जो बुक का टाइटल है, वो हर कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है। बोलिए भाई साहब, बहुत सही बात, एकदम क्लियर हो गई आपको ये बात। ठीक, तो मतलब ऐसा कब पॉसिबल है, आप ये समझ लीजिए कि जो भी टेबल में प्राइमरी की होगी, जो भी टेबल में प्राइमरी की या कैंडिडेट की होगी, वो टेबल के सारे और कॉलम को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। क्लियर है बात? सर टाइटल जिस कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है वो किसी और अदर कॉलम को भी डिटरमाइन कर सकता है? यस एग्जैक्टली कर सकता है। अभी के लिए बिल्कुल कर सकता है, अभी आगे समझेंगे तो हम लोग एक कंडीशन पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही जब हटाते हैं तो उसी को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। क्यों हटाते हैं, नीड क्या हटाने की, तो बात समझ में आ गई होगी। यस सर, एज फॉरेन की, एज फॉरेन की कहने का मतलब नहीं समझ में आया, अनुग्रह क्या बोलना चाह रहे हो? तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि किसी टेबल में जो प्राइमरी की होता है, टेबल का जो प्राइमरी की होता है, वो उस टेबल के उसी टेबल के सारे कॉलम को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। मतलब आईएसबीएन टाइटल को भी कर सकता है। अब यहां पर क्योंकि टाइटल नेम सबके सेम है तो ये भी प्राइमरी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, मतलब इसको हम लोग कैंडिडेट की बोल सकते हैं। ऐसी कोई कॉलम या सेट ऑफ कॉलम का कॉम्बिनेशन जो आपके टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है उसको हम लोग की बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर आईएसबीएन भी तुम्हारा एक क्या है, आईएसबीएन भी तुम्हारा एक प्राइमरी की ले लेते हैं और टाइटल को कैंडिडेट की ले लेते हैं। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि एवरी प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की हैज द पोटेंशियल टू फंक्शनली डिटरमाइंस ऑल दी अदर कॉलम्स ऑफ द सेम टेबल। उसी टेबल के सारे कॉलम को फंक्शनली डिटरमाइन कर सकता है। बोलिए भाई साहब, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सर क्या टाइटल आईएसबीएन को भी डिटरमाइन कर सकता है? बिल्कुल, टाइटल आईएसबीएन को भी कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि आप उल्टा बोलिए कि आईएसबीएन टाइटल को कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाइटल आपका प्राइमरी की है। दुबे वाला क्वेश्चन, दुबे ने क्या पूछा था? सर बट टाइटल दो तीन, हाँ बात हो गई, मतलब फॉरेन की मैं नहीं समझ पाया, फॉरेन की तो मैंने बात ही नहीं की। फॉरेन की तब करेंगे ना दो टेबल इन्वॉल्व होगी, हम सिंगल टेबल में बात कर रहे हैं कि एक ही टेबल में जो उसका प्राइमरी की है वो सारे के सारे अदर कॉलम को, अच्छा केवल प्राइमरी की नहीं, कैंडिडेट की है वो भी आपके सारे के सारे कॉलम को डिटरमाइन कर सकता है। भाई उसके लिए यूनिक वैल्यू मिल रही तभी तो प्राइमरी कैंडिडेट की है, तो उसमें से हम लोग कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने पूछा, काफी बातें कर ली इस पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। बाकी और दीपक, जफर, अमन, ओके गुड। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। सो ये बात मैंने आपको बता दी क्या कि जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या होता है और आपका, अच्छा यहाँ पर देखें जरा सा, क्या यहाँ पर कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की बन सकता है फंक्शनली डिटरमाइन? जरा बताओ कौन किसको फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कॉन्टिनेंट, ध्यान से सुनना बेटा, जो पूछ रहा हूँ आंसर यस नो में बताएंगे, क्या कॉन्टिनेंट नेम को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है? जल्दी बताइए। ये समझ लो गेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ट्रिक करके पूछेगा। देखिए क्या है, कॉन्टिनेंट इज डिटरमाइनिंग नेम, यस और नो? हाँ डिटरमाइन करने के लिए कर सकता है दीपक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए सेट ऑफ वैल्यू अलग होगी ना, डिटरमाइन कर सकता है। नो नो नो, कोई यस वाला है? रीजन भी एक, कोई इंसान रीजन बता दे, व्हाट इज द रीजन ऑफ सेइंग सो? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं डिटरमाइन कर रहा है? बहुत सारे लोगों ने बताया, वेरी गुड। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि कॉन्टिनेंट नेम को नहीं डिटरमाइन कर पा रहे? जल्दी बताओ। देखो कोई बता रहा है क्या? मैं कमेंट फोन पे खोल लूं तो आप लोग जल्दी बता पाएंगे। सर बिकॉज एक सी मल्टीपल कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। ओके नहीं, अब चलो वो सब कहानी छोड़ो, ये टेबल देख के बताओ कि आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, हाउ यू आर डिटरमाइनिंग दैट कॉन्टिनेंट इज नॉट डिटरमाइनिंग टू नेम? बिकॉज कॉन्टिनेंट व्हेन रिपीटेड पॉइंट टू डिफरेंट नेम्स। सर जरूरी नहीं सी सिर्फ उसी कॉन्टिनेंट से जुड़ा हो,
सी की बात कहाँ से आ गई? अच्छा सी है क्या इसमें, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा सी तो है, अच्छा नेम, मैं कलम नेम लेके चल रहा था। आई थिंक आप लोग बात समझ गए हैं, बट मैं अपनी ओर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। डिफरेंट वैल्यूज, हाँ कुछ बताया है उसने भी, बरजा ने भी बताया है। पीपीटी विजिबल नहीं है, अच्छा अदिति ये बता रही है। हाँ चलो, बहुत आसान तरीके से, ये अनुग्रह ने लिखा है काफी, क्या एशिया यूरोप मिलाकर कैस्पियन को लेकर रहा है, जो एशिया और सी को भी कर रहा है। हाँ ठीक है, देखो इतना आसान आसान तरीके से कैसे करते हैं, आपको ये क्वेश्चन आएगा आपके कभी गेट वेट में। अच्छा गेट सब लोग भर दिए होंगे ना? हाँ मैं नहीं भर पाया इस बार, मैं भर देता हूँ हर बार। चलो, सो अफ्रीका यहाँ है और अफ्रीका यहाँ है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको चेक करना है कि ये इसको फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है तो क्या करो, दो रिपीटेड वैल्यू ढूंढ लो बस। दो रिपीटेड वैल्यू है क्या इसमें? अगर दो वैल्यू रिपीटेड है तो क्या होना चाहिए, अफ्रीका के अगर आगे विक्टोरिया लिखा है तो अफ्रीका के आगे यहाँ पर विक्टोरिया ही लिखा रहना था। बस यही सिंपल सी बात है। आप इसमें क्या ढूंढिए, आप इसमें ढूंढिए रिपीटेड वैल्यू, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। तो मैंने कहा था कॉन्टिनेंट तब इसको डिटरमाइन करेगा कि अगर आपने वैल्यू को रिपीट कर दिया, नॉर्थ अमेरिका को फिर से रिपीट किया, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ हुरन होरन, हाँ जो भी है वही आना चाहिए था। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अफ्रीका को आपने रिपीट किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ विक्टोरिया आना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है बात, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। देखो इसीलिए अब सुनना, ये जो पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे जब भी कोई पूछे, आपको एक बहुत बड़ी सी टेबल दे ले और उससे पूछे कि बताओ कि क्या ये कॉलम पूरी टेबल को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, तो तुम क्या उठा के देखो, तुम बस एक चीज देखो कि क्या उसमें सारी की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है। अगर वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो बिल्कुल डिटरमाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कब आती, प्रॉब्लम तब आती कि जब इस कॉलम में वैल्यू, इस कॉलम में नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट वाले कॉलम में वैल्यू रिपीट होती, और रिपीट होने के बाद वो वैल्यू हम लोग सेकंड में देखते कि क्या करस्पॉन्डिंगली भी रिपीट हो रहा है, तब हम लोग बोलते हैं डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन उससे भी बेहतर बात क्या हो गई कि अगर सारी की सारी वैल्यू जो यहाँ पर मेंशन है, दीज ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, तो कुछ भी चेक ही नहीं करना, तो हम बोल देंगे यस कॉन्टिनेंट कैन डिटरमाइन। जैसे अब एरिया में देखो, एरिया क्या डिटरमाइन कर रहा है बाकी कॉलम को, जल्दी से बताइए। कैन एरिया डिटरमाइन द ऑल अदर कॉलम्स, जल्दी से बताओ देख के, बाकी के तीन कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो कुछ बताया है तुम लोगों ने, मैं देख रहा हूँ, मयंक ने रिप्लाई किया है और आशीष, जुम्मा, सबका रिप्लाई आया है। लेट मी चेक। कर रहा है, वेरी गुड, इस टेबल में कर रहा है, यस। हाँ इसीलिए मैंने वो सारी बातें जो आप लोग कर रहे थे ना, थ्योरेटिकल वाली, सी है ये जुड़ा हुआ है वगैरह नहीं, व्हाट द टेबल यू आर प्रोवाइडेड विथ, उसमें देखना रहता है ना। चलो अब मैं थोड़ा डेटा चेंज करूं और फिर पूछूं आपसे, कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी और क्या। 6 2 अब कर रहा है क्या, एरिया अब डिटरमाइन कर रहा है? देखो एरिया डिटरमाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, लोग बता रहे होंगे यही नहीं कर रहा है, ठीक, नो ओके। आइए जरा सा, अब लेट सपोज ये 250 कंट्रोल से किया, यहाँ 250 रखा और यहाँ पे भी मैंने 250 रख दिया और यहाँ पे भी 250 रख दिया। चल अच्छा एक और काम करता हूँ, यहाँ पे भी 250 रख देता हूँ, सब जगह 250 रख देता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत बेहतरीन बना दिया। क्या एरिया लेंथ को डिटरमाइन कर रहा है? देखो कितने लोग सही आंसर देते हैं। क्या एरिया लेंथ को डिटरमाइन कर रहा है? एरिया लेंथ को डिटरमाइन कर रहा है? हर्ष का मैसेज आया, देखो जरा क्या कह रहा है। एरिया लेंथ को डिटरमाइन कर रहा है, यस सर। अच्छा नो सर, नो सर कौन है भाई? वाह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, क्लियर बात आप लोगों को समझ में आ गई, बहुत अच्छा। लास्ट वाले का आंसर था, हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया कि उसका आंसर था, क्योंकि दोबारा आंसर आ गया ना तुम्हारा। ठीक, तो आप मेरी बात से समझ पाए होंगे कि कैसे आप पता करते हैं फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं। क्लियर, ये सारा उसी में पूछा था, बट उससे बेहतर हम लोगों ने एग्जांपल कर लिया, तो वो सब समझने की जरूरत है नहीं। ये देखो वही सब बात है कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है।
ठीक, पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं था, हम लोगों ने अपना ही क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट आपको ये समझनी है एग्जाम्स, और इसको रूल्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये रूल है आर्म स्ट्रॉन्ग। देखो आर्म स्ट्रॉन्ग, बट हम इसको बोलते हैं बाहुबली रूल, है ना, कि आर्म है और स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको बाहुबली बोलता हूं, लेकिन आप लोग क्या बोलेंगे, आर्म स्ट्रॉन्ग रूल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, आइए देखिए। तो इसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंटेक्स्ट में आपको ये 6 रूल बताए गए हैं। बहुत ही सिंपल से ये रूल हैं, एक बार आप इनको समझ लेंगे तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जरा सा क्या रूल है, आई थिंक इस पीपीटी में मैंने ज्यादा बढ़िया बताया है, रुक जाओ, वेट। मतलब अब आगे जो नॉर्मलाइजेशन वाला कंसेप्ट समझना है ना, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने समझ ली। फंक्शनल डिपेंडेंसी समझने के बाद ये हम लोग समझ लें कि जरा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी पे रूल कैसे अप्लाई होते हैं, वो रूल समझ लेंगे, तो फिर आगे हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर पाएंगे। क्लास 9:40 तक है या 9:50? क्लास 9:50 तक है, ठीक। चलो, तो देखो कौन कौन सा रूल है। रूल है तुम्हारा, एक सेकेंड बस, ये है रूल। कौन कौन सा है, देखो 3 रूल ये हैं, आर्म स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रूल जिनको बोलते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े होगे तो बिल्कुल एकदम तुरंत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक होता है ऑगमेंटेशन, एक होता है ट्रांजिटिव। ये 3 रूल है, नाम मैंने वही बात कही, जैसा नाम है वैसा काम है, तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके अलावा टोटल 6 रूल आपको बताए थे ना, तो ये 3 रूल हैं, और 3 इनसे डिराइव्ड हैं, इसलिए मैंने 2 पीपीटीज में इसको किया हुआ है। एक है आपका डिकम्पोजिशन, एक है आपका यूनियन, और एक है आपका सूडो ट्रांजिटिविटी। सूडो ट्रांजिटिविटी, ये आपके 6 रूल हैं। देखो जरा सा क्या है ये रूल, बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक। इफ y इज सबसेट ऑफ x, ठीक, अगर y जो है आपका x का सबसेट है, पहली बात ये समझो, रिफ्लेक्सिव अगर तुमने रिलेशन पढ़ा था तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहने का क्या मतलब होता था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहने का मतलब होता था कि जब कोई डेटा अपने आप से रिलेटेड है, डेटा बोलना सही नहीं है, जब कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसा आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर डिस्क्रीट पढ़ी है तो, आई थिंक पढ़ी है डिस्क्रीट। अब देखो क्या कह रहा है, इफ y इज सबसेट ऑफ x, अगर जो y है वो x का सबसेट है, इसका मतलब पहले समझ लो, यही रूल थोड़ा सा समझ में कम आता है, और ये आ गया तो तुरंत आ जाएगा। y को सबसेट कहने का क्या मतलब है, y को सबसेट कहने का ये मतलब है, एक सेकंड, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया, लेट अस सपोज ऑथर नेम और टाइटल, इन दोनों कॉलम को एक साथ ले लिया, इन दोनों कॉलम को एक साथ ले लिया। बात ध्यान समझिएगा बेटा, टाइटल और ऑथर नेम, मैं कह रहा हूं ये दोनों मिलके इनमें से टाइटल को डिटरमाइन कर सकते हैं या ऑथर नेम को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ऐसा होता ही होता है, रूल पढ़ रहे हैं ना, आर्म स्ट्रॉन्ग रूल, क्या कि ये जो आपका एक सेट ऑफ कॉलम है वो अपने किसी भी एक सबसेट को क्या कर सकता है, फंक्शनली डिटरमाइन कर सकता है। जाहिर सी बात है ना भाई, कि अगर यहां पर कोई वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली अगले में भी चेंज हो जाएगी, सेम रहेगी तो अगले के लिए भी सेम रहेगी। मतलब जैसे बलून स्लीपी है, मेन स्ट्रीट जोन्स है, और लिसेस जॉयस है, विजुअल बेसिक रोमन है, तो अगर इसमें से इनका हम एक सेट लें कि बलून और स्लीपी मिलके स्लीपी को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिल्कुल वही होगा। तो इन दोनों में कोई वैल्यू चेंज होगी, मतलब अभी के लिए रूल समझ लो, आगे करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो सेट ऑफ कॉलम मिलके अपने किसी सबसेट को फंक्शनली डिटरमाइन करते हैं। एम आई क्लियर टू यू, मेरी बात आपको समझ में आई कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो आप वाई सबसेट है, अगर किसी एक्स का सबसेट है, मतलब एक्स में 2-3 कॉलम है, नेम, एज, फोन नंबर, तो ये नेम, एज, फोन नंबर, नेम को डिटरमाइन करेंगे, फोन नंबर को डिटरमाइन करेंगे, और एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो एक्स कैन डिटरमाइन टू वाई। नेक्स्ट देखो बात ध्यान समझिएगा, ऑगमेंटेशन, कि अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, क्लियर है या नहीं, रिफ्लेक्सिव क्लियर है, ओके, रिफ्लेक्सिव क्लियर है, जल्दी बताओ भाई। अब नेक्स्ट ऑगमेंटेशन, इफ एक्स इज डिटरमाइनिंग टू वाई, जुम्मा आदिति ने कुछ बोला, यस बोला, ओके, ठीक 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 ठीक, ओके। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है, इफ x इज डिटरमाइनिंग टू y, तो हम क्या करें, अगर हम इधर भी कोई कॉलम ऐड करते हैं और इधर भी कोई कॉलम ऐड करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ISBN इज डिटरमाइनिंग टू प्राइस,
ठीक, तो अगर मैं ISBN के साथ नेम ले लूं तो देखो बात को ध्यान समझना बेटा, क्योंकि ISBN डिटरमाइन कर रहा है तो ISBN डिस्टिंक्ट होगा, या अगर वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो उसके लिए ऑथर नेम भी रिपीट हो रहा होगा। लेकिन मैं अब ISBN के साथ अगर एक सेट ऑफ वैल्यू और ले लूं, मतलब देखिए आई समझिएगा, क्लियर नहीं हो तो मुझे टोक दीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। जैसे ISBN इसको डिटरमाइन कर रहा है, किसको, लेट अस सपोज प्राइस को, कि ये ISBN नंबर वाले का इतना प्राइस है। तो हमने कहा कि अगर मैं इसमें एक सेट ऑफ कॉलम जोड़ दूं, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ISBN एंड टाइटल मिलके प्राइस और टाइटल इन दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब ISBN और टाइटल दोनों साइड आपने के कॉलम ऐड कर दिया। अभी के लिए रूल समझ लो, करके देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लिक करके देखने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग को और समझनी होगी, इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा हूं। ठीक, तो मेरी बात आप समझ गए। एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है तो दोनों साइड अगर आपने कॉलम ऐड कर दिया तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका वैलिड होगा। ठीक, एक्स इज डिटरमाइनिंग वाई, देन एक्स जेड डिटरमाइनिंग टू वाई जेड, ये भी होगा। नेक्स्ट, अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है और y z को डिटरमाइन कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि x आपके z को डिटरमाइन करेगा ही करेगा। क्लियर है बात? सो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज। इसको बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं, बट थोड़ा आप अभी ज्ञान और इकट्ठा कर लें, उसका हम लोग इसका एकदम प्रैक्टिकल देख लेंगे क्या ये बातें सही हैं या गलत है। ठीक, सो व्हाट आई एम सेइंग, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि एक सबसेट को खुद डिटरमाइन किया जा सकता है। इफ देयर इज अ व्हाट, इफ देयर इज अ functional dependency like x is determining to y, then we can add the column at both of the ends. So xz can determine to yz, and transitive is saying if x is determining to y and y determining to z, then x can determine z. A1, A2, A3 form a sound and complete set of inference rule, and now we can derive from this rules to these rules. या डिराइव करने से अच्छा है, अभी डिराइव नहीं कर रहा, बस रूल समझ लो। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है कि x अगर डिटरमाइन कर रहा है y को और z को, तो हम लोग इकट्ठा करके क्या बोल सकते हैं, इकट्ठा करके पहले यूनियन ही देख लो कि x अगर y को डिटरमाइन कर रहा है और x अगर z को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसको साथ में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x y और z को डिटरमाइन कर रहा है। ये सब अभी तुम लोग देखोगे, एग्जाम्पल खुद बोल दोगे। ठीक है, x अगर y कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है, x अगर z कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है, तो x को हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि x y और z को डिटरमाइन कर रहा है। फिर से देखो, अगर x डिटरमाइन कर रहा है y z को, तो हम ये बोल सकते हैं कि x डिटरमाइन कर रहा है y को, x डिटरमाइन कर रहा है z को। बट इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा सही होने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। लाइक अगर मैंने लिखा, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तब मैं लिख के बताता हूँ, कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा ये कर दिया, और मैं कहता हूँ, देखो ध्यान समझना बेटा, कि एक्स जेड, ध्यान से देखिएगा जरा सा, कि एक्स जेड अगर मिलके, दो कॉलम मिलके अगर किसी एक तीसरे कॉलम को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है क्या कि अकेला एक्स वाई को डिटरमाइन कर सके या अकेला जेड डिटरमाइन कर सके, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली अगर जरूरी होता तो ऐसा ही लिखा होता, बट यहां लिखा क्या है कि एक्स एंड जेड मिलके अगर y को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वी विल नॉट कंक्लूड दिस दैट x कैन, जब तक स्पेशली उसमें लिखा ना हो या स्पेशली हमको पता ना हो कि अकेला x कैन डिटरमाइन y। अगर इस तरह से बात लिखी हुई है कि x z मिलके y को डिटरमाइन कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट ब्रेक दिस x z इनटू x डिटरमाइनिंग y एंड z डिटरमाइनिंग टू y। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके y को डिटरमाइन कर रहा है। मतलब वही बात होगी कि दो लोग अकेले किसी को मिलके मार पा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अकेला वो मार सकता है, अकेला वो मार सकता है, जब तक स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई हो। मतलब अगर मान लो इधर दारा सिंह है, उधर राजपाल यादव है, तो तब तो बात सही है कि दारा सिंह के साथ जबरदस्ती कोई लगा हुआ है, तब तो ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन बताई जाएगी। बट अगर दो लोग मिलके फिर तीसरे को मार रहे हैं, फिर तो बात अलग है। फिर तो ये मतलब होगा कि दोनों की पावर मिलेगी तभी वो तीसरे को मार पाएंगे। क्लियर है बात? तो ऐसे बेवजह का एग्जांपल था, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। डिकम्पोजिशन का मतलब एक्स डिटरमाइनिंग वाई, और ये आपको समझ में आ गया। नाउ सूडो ट्रांजिटिविटी। हाँ, क्या हुआ भाई अनुग्रह, कुछ क्वेश्चन पूछे हो? बट ये तो आर्म स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्या ये मैं समझ नहीं पाया, आप शायद मजाक में कुछ करना कहना चाह रहे हैं, आई थिंक। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सूडो ट्रांजिटिविटी। इफ x इज डिटरमाइनिंग y, देखो कितना ये तो आप खुद देख के समझ जाएंगे। x इज डिटरमाइनिंग y और मैंने बोला wi इज डिटरमाइंड टू z। तो यहाँ पे सोचो, तुमको भी एक प्रॉपर्टी अभी तुरंत पढ़ के आए हो, कौन सी, ये वाली, कि दोनों साइड अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसमें दोनों साइड अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, wi और wx। सो ऑब्वियसली क्या पता चला, अब देखो wx डिटरमाइन कर रहा है wi को और wi डिटरमाइन कर रहा है z को। सो wx कैन डिटरमाइन टू z। भाई बताइए जल्दी से, दीज आर स्ट्रॉन्ग रूल्स आर क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी बताइए। 49 हो गया।
यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है जल्दी बताओ, 1 मिनट में बता दें फिर क्लास खत्म करें। इज दिस क्लियर टू यू ऑल द रूल्स विच इज मेंशन्ड देयर? ओके वेरी गुड। कोई डाउट? आ गई स्क्रीन। अच्छा ये बताओ सारी क्वेरी सब लोग कर लिए क्या? कोई भी पूछ नहीं रहा है कोई क्वेरी? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और अभी मैं शाम तक अगर भेज दूंगा कि सबमिट करो तो तुम लोग करोगे क्या? ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग क्वेरीज वगैरह कर लीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करो, गेट वेट के अगर फॉर्म भरे हो सब कर लोगे अब तो धीरे धीरे।